Hello everyone, myself Niru Joshi and welcome to my channel. Today I am going to discuss chapter 2 NCERT Science class 7th माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फॉय। माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त या फिर दुश्मन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम कर चुके थे, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे वो फर्टिलिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। और नाइट्रोजन फिक्सिंग से क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिनकी पिक्चर्स फिगर 2.7 में दी गई है। इसमें एक है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोला जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताइए तो आप बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सेकेंड टॉपिक इज क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। पहेली और बूजो क्या देख रहे हैं कि जो गार्डनर है वो क्या बना रहा है, मैन्योर को उसने देखा कि वो कैसे मैन्योर बना रहा है। तो ये क्लीनिंग द इन्वायरमेंट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने में हमारी मदद करते हैं। Along with their friends, they collect waste of plants. वो अपने दोस्तों के साथ जो प्लांट का वेस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं। और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वो सारा डिस्पोजल जो सब्जियों के छिलके हैं, पत्ते हैं, उनको उसमें डाला जाता है। कुछ समय बाद देखा जाता है कि जो वो पत्ते और वो सब्जियों के छिलके डाले हैं वो डिकम्पोज हो गए हैं, सड़ गए हैं और किस चीज़ में चेंज हो गए हैं, वो मैन्योर में चेंज हो गए हैं, खाद के रूप में ये बदल गए हैं। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। अब वो जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ कि जो हमने वो छिलके, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके डाले थे वो मैन्योर में कैसे चेंज हो गया। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। अब एक्टिविटी 2.5 में बोला गया है कि 2 पॉट लीजिए, ए और बी। उसमें क्या कीजिए कि एक पॉट में, जो पॉट ए है, उसमें पॉलीथीन बैग्स और एम्प्टी ग्लास बॉटल्स को डाल दीजिए, ब्रोकन प्लास्टिक को डाल दीजिए। और जो पॉट बी है, पुट द पॉट असाइड, और बी जो पॉट है उसको अलग से रख दीजिए। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 or 4। और जो प्लास्टिक बॉटल्स और टॉयज़ है उनको बी में डाल दीजिए, जो पॉट बी है। उसके बाद क्या होगा, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स। जो वो आपने 2 पॉट्स रखे हैं, क्या उनके कंटेंट्स में आपको कोई डिफरेंस दिखाई दिया। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस हुआ। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, पॉट ए में जो जिसमें आपने प्लांट वेस्ट डाला था, और जिस पॉट बी जिसमें आपने क्या डाले थे, प्लास्टिक बॉटल्स और एम्प्टी ग्लासेस बॉटल्स वगैरह डाली थी, उन दोनों में आप देखेंगे तो क्या चेंज हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट वेस्ट डाला था आपने पॉट ए में, उसमें क्या हो गया, वो मैन्योर में चेंज हो गया। वो जो प्लांट वेस्ट था वो पॉट ए में मैन्योर में चेंज हो गया। रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। जबकि जब जो आपने पॉट बी में डाले थे एम्प्टी बॉटल्स और ग्लासेस, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो वैसे कि वैसा रहा। द माइक्रोब्स कुड
could not act on them and convert them into manure। जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं ये क्या होता है, डिकम्पोजेबल होते हैं, ये इनसे ये क्या होता है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये क्या इनको ये मैन्योर में चेंज नहीं होते, इन पे माइक्रोब्स क्या इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते मैन्योर में। तो केवल जो सब्जियों के छिलके या फिर ग्रीन वेजिटेबल के छिलके जो होते हैं वही क्या होते हैं, मैन्योर में चेंज होते हैं, खाद के रूप में चेंज होते हैं, और माइक्रोब्स इनको खाद के रूप में चेंज करते हैं। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground। कभी आपने देखा होगा कि कोई मरे हुए जानवर या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इजीली। यू फाइंड दैट दे disappear after some times। This is because the microorganism decompose dead organic waste of the plant and animals, converting them into simple substances। ये हम कई बार देखते हैं कि कहीं पर कोई प्लांट सड़े गले पौधे गिरे हुए होते हैं या फिर कोई एनिमल कोई जानवर मरा हुआ होता है, तो कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, और वो क्या कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते। These substances are again used by other plants and animals, thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। तो क्या होता है कि जो ये सबस्टांसेस होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं सिंपल सबस्टांस में, और वो जो प्लांट्स जो हमारे पौधे या फिर हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी में खाद के रूप में मिलके वो क्या हो जाते हैं, हार्मलेस हो जाते हैं। और जो हार्मफुल सबस्टांस होते हैं, जैसे कोई भी जैसे कोई जानवर मर गया या स्मेल उससे आने लग जाती है, तो ये स्मेल इन चीज़ को क्या कर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं और इनको सड़ा गला करके इनको यूज़ करके वो क्या कर देते हैं, उनको मैन्योर के रूप में चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है हमारे। वरना अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये काम नहीं करेंगे तो वो वहीं पड़े रहेंगे और हमारा इन्वायरमेंट क्या दिखेगा, गंदा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे ये तो हमारे लिए हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले हो गए, और ये जो डिकम्पोज कर देते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या वेस्ट मटेरियल को, वो हमारे लिए क्या हो गए, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू एल्गी। वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं और एनिमल्स में प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। उनको बोला जाता है पैथोजेंस, यानी जो डिजीज़ कॉज करें एनिमल में और प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे क्या कर देते हैं, खाने को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। जैसे हमारे क्या होता है कि कपड़ों में कई बार हमने देखा होगा ग्रीन कलर का कुछ वो लग जाती है, फफूंदी टाइप की लग जाती है, वो भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे कि उनकी हार्मफुल क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। पैथोजन कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ह्यूमन बीइंग के जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे। पैथोजन किसको बोलते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजेंस बोला जाता है। जो हमारे लिए हेल्पफुल है वो पैथोजेंस नहीं है, केवल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही पैथोजेंस कहा जाता है। तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ करा, पैथोजन क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ब्रीथ के थ्रू, सांस लेते हुए, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटेंट विद एन इनफेक्टेड। तो हमने देखा कि ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है
उससे वो क्या होते हैं, एक इधर से उधर ट्रांसमिट भी होते हैं, और एनिमल्स के थ्रू भी ये क्या होते हैं, ट्रांसमिशन होता है इनका एक जगह से दूसरी जगह। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू और या फिर एयर के थ्रू वो इधर से उधर वो क्या होती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला जाता है। जैसे कि कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया। जुकाम क्या होता है? हवा में इधर उधर क्या होता है, वायरल, हम सुनते हैं वायरल फीवर हो रहा है। तो वायरल फीवर क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि वो हवा के थ्रू इधर उधर फैल रहा है। कॉलरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेज है। ये कुछ एग्जांपल है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेबल डिजीजेज के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेज है। When a person suffering from common cold sneeze find droplets of moisture carrying thousands of viruses and spread in the air। अगर किसी इंसान को जुकाम हो रहा है तो हम क्या करते हैं? जुकाम में छींकते हैं, और छींकने से क्या होती है? थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है मॉइस्चर, मतलब ड्रॉप्स के रूप में वो इधर उधर वायरसेस इधर उधर फैल जाते हैं एयर में। द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और जो हेल्दी पर्सन है, जब वो सांस लेता है तो वो उसके अंदर चली जाती हैं और उससे उसको क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। देन हाउ, अब पहली पूछ रही है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कि कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसके क्योर कर सकते हैं। वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। हमें हमेशा छींकते हुए अपने पास एक हैंकरचीफ रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इंसान को कोल्ड हो रहा है या कफ हो रहा है या कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रही है तो हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कैरियर बनते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, लेकिन जैसे हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई के एक कैरियर है जो कि क्या करती है? बीमारियों को इधर से उधर फैलाती है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट। फ्लाई क्या करती है कि जो एनिमल्स का जो वो होता है, एक्सक्रीटा होता है, मतलब कि उनका जैसे गोबर हो गया या कोई भी चीज़ हो गई गंदी, उसमें बैठ के फिर वो क्या करती है? वही मक्खी उठ के कहीं साफ जगह किसी खाने में बैठ जाएगी तो उससे क्या होगा कि बीमारियां फैलेंगी। पैथोजन स्टिक इन दियर बॉडीज़, और उससे क्या होता है कि जो पैथोजन है उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं, फिर वो ऐसे ही जाकर कहीं बैठ जाती है और वो बीमारी इधर से उधर फैला देती है। whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो भी उस खाने को खाता है वो क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि खाने को हमें हमेशा ढक के रखना चाहिए। कभी भी खाने वाली चीज़ों को हमें अनकवर्ड नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ और भी एग्जांपल हैं कैरियर जो एनिमल्स हैं, जैसे हाउस फ्लाई का हमने बताया। सेकंड है एनाफिलीज मॉस्किटो, ये भी क्या एक कैरियर है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया को फैलाने में हेल्प करता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो कैरीज डेंगू वायरस। डेंगू आजकल बहुत चल रहा है, तो डेंगू वायरस को कौन सा मच्छर फैलाता है? एडीज मॉस्किटो एक मच्छर है जो कि डेंगू को फैलाने में हेल्प करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया और डेंगू को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की। एनाफिलीज मॉस्किटो जो कि क्या फैलाता है? मलेरिया को फैलाता है। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमारी टीचर कई बार बोलती है कि अपने आसपास हमको पानी जमा नहीं होने देना है। क्यों बोलती है? ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर। सारे जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा पानी में ही क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं। तो इसलिए हमें कहीं भी पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए अपने आसपास। यहाँ पर दिया गया है सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस दी गई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं।
तो टेबल 2.1 में आप देख सकते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, और यहाँ पर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके कारण होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। इसी तरह मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दिया गया है और प्रिवेंशन भी दिया गया है कि कैसे कैसे आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, ये सब क्या है, ये एक टेबल दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टेड ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन आर शोन इन द टेबल 2.1। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, एनिमल में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स, केवल प्लांट्स और ह्यूमंस में ही नहीं करते ये डिजीज़ कॉज, ये एनिमल्स में भी करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। एंथ्रेक्स और एंथ्रेक्स क्या है, एक डेंजरस ह्यूमन डिजीज़ है जो कैटल्स में होती है, ह्यूमन और कैटल्स में होती है, और इस बैक्टीरियम से होती है, और फुट और माउथ डिजीज़ है एक कैटल की जो वायरस से होती है। ये रॉबर्ट कोच हैं जिन्होंने बैक्टीरियम की खोज करी थी, बैसिलस एंथ्रेक्स विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज़ को फैलाता है। तो ये किसने करा था, बैसिलस एंथ्रेक्स और एंथ्रेक्स डिजीज़ की बैक्टीरियम की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट कोच ने। Disease causing microorganism in plants. Several microorganisms cause diseases in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. These diseases reduce the yield of crop. For some such plants disease they are controlled by the प्लांट्स में भी कुछ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया वो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी क्रॉप प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रो, और हम क्या करते हैं कि कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अब ये यहाँ पर भी दिया गया है टेबल 2.2 में कुछ कॉमन प्लांट डिजीज़ दी गई हैं और उनका प्लांट डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है कि कैसे कैसे वो फैलते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू टेक टू हॉस्पिटल। बूजो क्या कही, अपनी फ्रेंड के पार्टी में गई और वहाँ पर उसने तरह तरह के खाने खाए, लेकिन उसके बाद जब वो घर आई तो उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो डॉक्टर ने क्या कहा, कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ये क्यों हुआ, उसे फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ। तो पहेली ने बोला वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, खाना कैसे पॉइजन बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है, तो उससे क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब जब हमारे खाने पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मेक द फूड पॉइजनस सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, कई बार तो क्या हो जाता है कि डेथ भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, हमें अपने खाने को प्रिजर्व करके रखना चाहिए और स्पॉइल होने से बचाना चाहिए। अब फूड प्रिजर्वेशन के तरीके क्या है, वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम, कैसे हम कुकड फूड को, हमने देखा कि ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करते हैं, हमारी दादी नानी सब क्या करती हैं, हमने हमारे पुराने समय में कैसे कैसे वो प्रिजर्व करती थी, नीम के पत्ते उसमें डाल देती थी ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें। और उसी तरह हम खाने जो पकाया हुआ खाना उसे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम, यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and had bad taste.
चेंज्ड कलर, इट इज स्पॉइल्ड बाय फूड और केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, इसलिए कोई भी खाना होता है उसमें बदबू आने लग जाती है और उसमें क्या लग जाता है, फंगस लग जाता है। पहेली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। क्या हो गए कि वो सड़ गए और स्पॉइल्ड हो गए जब पहेली मैंगोज लेके आई और उसने कुछ दिन तक उनको नहीं खाया। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। जबकि उसने क्या देखा कि जो उसकी दादी माँ मैंगो का अचार बनाती है वो बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और प्रिजर्वेटिव है क्या, जैसे हमने देखा होगा कि अचार में क्या होता है, नमक डाला जाता है जो क्या करता है, एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और ऑयल डाला जाता है जो भी क्या है, एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब क्या, ये तो थे कॉमन मेथड्स, कुछ केमिकल मेथड भी होते हैं प्रिजर्व करने के। लाइक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को मिलाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को रोकने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। वी एड सॉल्ट और acid preservatives to pickle to the prevent attack of microorganisms. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservatives. तो क्या है, ये तो हमने बताया कि कुछ कॉमन जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल के कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट और मेटा बाइसल्फाइड को क्या करते हैं, हम सोडियम मेटा बाइसल्फाइड को यूज़ करते हैं कॉमनली प्रिजर्वेटिव के रूप में। These are also used in jams and squash to check their spoilage। और जो ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये स्क्वैश और जैम्स में यूज़ किए जाते हैं। प्रिजर्वेशन फॉर कॉमन सॉल्ट्स। Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacterium. Salting is also preserve amla, raw mangoes and tamarind। ये क्या होता है, जो मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट उसमें डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए। और आंवला, रॉ मैंगोज, टर्मरिक, इनको भी क्या करा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है इसके द्वारा। प्रिजर्वेशन बाय शुगर से क्या होता है, जैम, जेलीज, स्क्वैशेस को शुगर के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर और ऑयल से भी क्या किया जाता है, इस प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, ऑयल्स हो गए, ये सब क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, कुछ गर्म और ठंडे ऐसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिनसे प्रिजर्वेशन होता है। यू मस्ट have observed your mother boiling milk before it stored or used। Boiling kills many microorganisms। गर्म करने से भी क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, और ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जैसे हम दूध को पॉस्चराइजेशन कहते हैं, उसको पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस, और जो पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस होती है वो 70 डिग्री, और दूध को 70 डिग्री में गर्म किया जाता है 15 से 30 मिनट 30 सेकंड तक इसको 70 डिग्री में गर्म किया जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस। तो आप बोल सकते हैं, अगर पूछा जाए व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। स्टोर्ड एंड पैकिंग। अब तब उसके बाद उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और पैक किया जाता है। इसी तरह फ्रूट्स को भी, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स शुड बी सील्ड एयर टाइट पैकेट्स और प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो। एयर टाइट पैकेट्स में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी पैक किया जाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। हमने राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा है 6th और 7th क्लास में। इट इज़ इन्वॉल्व इन फिक्सेशन, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जैसे कि हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा था, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है। लेकिन जो राइजोबियम है ये भी क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। लेग्यूम्स, प्लांट्स
फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन, ये क्या करता है, लेग्यूम्स और प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लीव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स नोड्यूल्स में ये रहता है, सच एज बीन्स और पीस में ये पाया जाता है, विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। यू मे वंडर हाउ, लेट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो राइजोबियम है वो क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं लेकिन कोई भी किसी को नुकसान नहीं करता है। यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपना खाना वगैरह क्या कर लेता है, वो प्लांट्स को तो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और उससे उसको रहने के लिए शेल्टर कहाँ मिल जाता है, उसकी रूट्स में मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसके आगे जो है नाइट्रोजन साइकिल वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।